हो गया स्टार्ट? रेड हो गया होगा। हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा देखो, लास्ट टाइम पे जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो मैंने बताया था सेल साइकिल का मतलब है साइक्लिक इवेंट्स। पढ़ाया था हमने इसके बारे में। साइक्लिक इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन लिख लो, एंड देन सेल डिवीजन। ये जो प्रोसेसेस हैं जब बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीटेड ईच अदर, रिपीट होती है ना, इसी को कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, मैंने बताया था ईच ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल। हर किसी के अंदर टाइम पीरियड जो होता है सेल साइकिल का वो अलग होता है। जैसे कि हमने ह्यूमंस की बात की, तो हमारे में 24 आवर्स होता है लगभग। कितना होता है? हम 24 घंटे में एक बार हमारी बॉडी की सेल अपने आप को डिवाइड या सेल साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था वहीं पर आपको ईस्ट के बारे में, इसको हर 90 मिनट्स में अपने आप को डिवाइड करने का मन कर जाता है। तो इस दुनिया के जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके अंदर सेल साइकिल का जो टाइम है वो डिफरेंट है। फिर मैंने बताया था सेल डिवीजन, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यस और नो? याद है ना सभी को? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाय विच वन पेरेंट सेल डिवाइड itself into टू डॉटर सेल्स कह लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? आई बात समझ में? इतना हमने डिस्कस किया था। हमने सेल साइकिल के फेजेस को भी डिस्कस किया था। सेल साइकिल के बेसिकली दो फेजेस हैं, एक है इंटरफेस और एक है एम फेज, जिसको हमने माइटोटिक फेज भी कहा था या माइटोसिस फेज कह लो। याद है सभी को? इंटरफेस जो होता था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता था, मतलब आप कह सकते हो सबसे लार्जेस्ट फेज है ये। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट बोल। ये जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। किसका लॉन्गेस्ट फेज है? सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, फिर इंटरफेस के अंदर हमने क्या पढ़े थे? G1 फेज, S फेज, G2 फेज पढ़ा था। G1 फेज से प्रोटीन बनना शुरू हुआ था। S फेज में डीएनए का डबलिंग हुई थी और G2 में प्रोटीन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था। यस और नो? इतनी बात सभी को याद है? इतना हम डिस्कस कर चुके थे। देन अनदर वन इज माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में हमने पढ़ा था देयर आर 5 सब फेजेस। सबसे पहले पढ़ा हमने प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यस और नो? ये पूरा रिवीजन था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस और नो? याद आ गया आपको? रिकॉल हो गई सारी चीजें?
क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, वो ये सब इसी के अंदर है। कोई दिक्कत किसी को इतने में, कोई डाउट? तो हम आगे बढ़ते हैं। सर बढ़ जाए आगे, कोई परेशानी नहीं है ना? पक्का? तो नेक्स्ट वन इज, अब हमको पढ़ना है हमको सेल डिवीजन देखना है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं। एक तो है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। सबसे पहले इनके बेसिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनको डिटेल में समझते हैं। बस यही चैप्टर है, पूरा चैप्टर बस यही दो टॉपिक हैं, पूरा चैप्टर। चाहो तो आज ही खत्म हो सकता है। अब सुन लो, माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब है ऐसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के सेम होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है? एक इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के और ऑफस्प्रिंग के सेम रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आप लोगों को, ये मेरे पास एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 2n। कितने? अब इससे मैंने दो डॉटर सेल बनाई माइटोसिस करके। क्या कर रहा मैंने इनके अंदर? तो इनके अंदर भी जो क्रोमोसोम का नंबर होगा ना, वो भी क्या रहेगा? ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है ना EQU, इक्वी का मतलब इक्वल से आया है। ये किससे आया है? इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। तो जितने पेरेंट्स के पास क्रोमोसोम नंबर है उतने किसके पास है? ये हो गए पेरेंट्स, और ये क्या है? डॉटर सेल्स। इन्हीं तो ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट्स से जो नए लोग जन्मे हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग कहते हैं, न्यू जनरेशन को। ये डॉटर्स हैं, यस और नो? डॉटर सेल्स ही तो हैं दोनों, तो इन दोनों के क्रोमोसोम नंबर सेम है, यस और नो? इसीलिए इसको कह दिया इक्वेशनल डिवीजन। क्या कह दिया हमने? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ कम मियोसिस। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है वो समझते हैं। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर ऑफ स्प्रिंग में जाकर पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर से हाफ हो जाता है।
बताइए, इससे ज्यादा बेसिक्स नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? क्लियर है बात? तो माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस क्या है? चेक करते हैं सर कैसा होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो हमारे पास ये है, यस और नो, पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल के अंदर हमको करना है मियोसिस। क्या करना है? तो मियोसिस करने पर जो हमको डॉटर सेल्स मिलेंगी, क्या वो पेरेंट के जैसे होंगी? 2 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 1। यहां पर 2n थे तो कितने कितने बचेंगे? सिंगल सिंगल, हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा? रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम दिया? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। यस और नो? आ गई बात समझ में? दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्लियर है कि रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं। जो वीडियो आप लोगों को घर पे मिलेगा उसमें से आप चाहो तो नोट्स बना लेना आराम से, कोई परेशानी नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर है? माइटोसिस और मियोसिस बताइए, पूजा क्लियर है? समझ में आया? एक में क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर बराबर रहते हैं, एक में क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। कोई दिक्कत? फोन देख रहा हूं। क्लियर है सभी को? हाँ के ना? पक्का? किसी और को दिक्कत? विकास जी क्लियर है? हाँ, हिंदी में लिख दिया मैंने ताकि किसी को समस्या ना आए। बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लेना और बढ़िया उस पर बैठ के देखने लगा, अपने नोट्स बना लेना। हाँ नहीं होगा मियोसिस ही, बट वो सिमिलर होता है माइटोसिस के। ठीक है, वो जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस पढ़ते हैं सबसे पहले। तो माइटोसिस की 4 स्टेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आई बात समझ में? डील करते हैं फर्स्ट स्टेज से, प्रोफेज से। सर प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में होता है बेटा कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। कंडेंसेशन का मतलब है एक जैसे एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। ठीक है, अनटेंगल्ड हो जाना। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जेनेटिक मटेरियल को देखोगे ना तो वो इस तरीके से अरेंज रहता है कुछ। ऐसा लग रहा है ना कि पतंग के धागे को उलझा दिया हो। ये सर, इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या नाम देते हैं इसे? क्रोमेटिन फाइबर। तो याद रखना, जब भी सेल डिवाइड होने से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को रखता है ना तो वो थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है। कैसा रहता है? उलझे हुए को कहते हैं टेंगल्ड। कैसे, क्या कहते हैं? जैसे पतंग का धागा होता है ना, मांझा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं यहाँ पर हम क्रोमेटिन फाइबर। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल डिवीजन होने से पहले किस फॉर्म में रहता है? टेंगल्ड फॉर्म में। इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्लियर है बात?
फिर प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। क्या हो रहा है, तो कंडेंसेशन का मतलब है कि ये जो टेंगल्ड चीजें हैं उन्हें अनटेंगल्ड कर देना, मतलब इनको एक शेप और साइज दे देना। जैसे हम क्या करते हैं, उलझे हुए धागे को सुलझा देते हैं, बस वही करना है। तो ये हमारी सेल खुद कर लेती है। तो प्रोफेज में क्या होता है, सेल का होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, जिसकी वजह से क्रोमेटिन फाइबर को एक शेप मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक, और उसी शेप को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना क्रोमोसोम को जूम करके, तो वो इन्हीं से मिलके बना है, इस तरीके से। देखा, यही जो फाइबर है ना, इनको सही तरीके से अरेंज कर दिया है। नहीं आया समझ, तो बस इसको क्या नाम दे दिया हमने, क्रोमोसोम। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत, पक्का, कोई दिक्कत। अब मेरी एक और चीज सुन लेना, क्रोमोसोम्स के लिए कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ क्रोमोसोम, जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पहला बेसिक ये है कि क्रोमोसोम के पास दो आर्म होती हैं। एक आर्म ये रही, दूसरी आर्म ये रही। क्रोमोसोम के पास दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं क्रोमोसोम्स को बीच में से कट करूंगा तो क्रोमोसोम के पास दो पार्ट बनेंगे। एक पार्ट ये रहा, इसको मैंने अलग कर दिया है, और एक पार्ट ये रहा, इसको मैंने पहले से अलग कर दिया। समझ में आया, ये दो आर्म है, यस और नो। तो ये दोनों आर्म जो होती है ना, इनको कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिड है। समझ लो बात को। क्रोमेटिन किसको कह रहे हैं, जो टेंगल्ड स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल का, उसे कह रहे हैं क्रोमेटिन। क्या कह रहे हैं, टेंगल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोम। शुरुआत में हमारा जीनोम टेंगल्ड फॉर्म में रहता है, उलझा हुआ, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। जब ये सुलझ जाता है, जिसको एक शेप मिल जाता है, फिर उस शेप को कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के पास दो फाइबर्स हैं, मतलब दो आर्म हैं। उन दोनों आर्म को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं, अब ये दोनों क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम की हैं, यस और नो, तो इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं, जैसे मैं और मेरा भाई एक ही मदर फादर से आए, तो हम दोनों ब्रदर हुए। ऐसे आप और आपके सिस्टर दोनों एक ही मदर से आए हो, तो सिस्टर हुए। ऐसे ही ये दोनों क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिस्टर। क्या कहेंगे इनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स ऑफ अ सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई बात समझ में सभी को, तो हम लिख सकते हैं क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। समझ में आया, इस चीज को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। कोई दिक्कत किसी को कहीं से कहीं तक, पक्का। अब जिस पॉइंट पे जाकर, ध्यान से देखो, इसी पॉइंट पे ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ रहे हैं, यस और नो, इस पॉइंट पे आके तो जुड़ रहे हैं ये दोनों क्रोमेटिड्स। तो जिस पॉइंट पे जाकर दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, फ्रॉम वेयर, या मैं लिख देता हूं,
जंक्शन पॉइंट, जंक्शन समझते हो ना, जहाँ पे दो चीजें आपस में मिलती हो, चौराहा जैसे ग्वालियर जंक्शन है, दो रास्ते आपस में मिलते हो, तो जंक्शन एट विच टू क्रोमेटिड्स मीट, जहां पर दो क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं, उस जंक्शन पॉइंट को कहते हैं क्या? सेंट्रोमियर। आई बात समझ में? तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, समझ में आया? तो याद रखना, क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन होने से पहले का जीनोमिक स्ट्रक्चर है। मतलब सेल डिवीजन होने से पहले हमारा जीनोम इसी तरीके से रहता है। जब सेल डिवीजन शुरू होने वाला होता है तब वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम याद है ना? तो प्रोफेस फर्स्ट स्टेज क्लियर हुई, यस और नो? बेसिक समझ में आए क्रोमोसोम के क्या है? क्या है क्रोमोसोम के बेसिक? पहला है क्रोमोसोम क्या है, उसके पास दो आर्म होती हैं, उन दोनों आर्मों को कहते हैं क्रोमेटिड्स, और एक ही क्रोमोसोम से आई हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दोनों जिस पॉइंट पे अटैच होती हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमियर। कोई डाउट? क्लियर है बात? तो पहली स्टेज प्रोफेज क्या बताती है आपको? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्लियर है बात? कि ये क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में। अपने आप को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? क्रोमोसोम से। क्लियर है बात? कोई दिक्कत आया समझ में सभी को? फर्स्ट स्टेज क्लियर है? एक चीज और सुन लो, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। साइड करूं? रिव्यू साइड हो जाएगा इससे, तो छोटा भी हो जाता है। अच्छा हो गया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है ना? अब सुनो, मैं ये बताना वाला था तुमको, इस पे तो अपन फिर सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अब मेरी बात सुनना, मैं तुमको क्या बता रहा था, एक छोटी सी चीज और रह गई। जब भी आप क्रोमोसोम को चेक करोगे ना, देखो क्रोमोसोम जहां से कनेक्ट है उस पॉइंट को तो हमने सेंट्रोमियर कहा है। अब क्या होता है, दोनों सेंट्रोमियर के आगे और पीछे, सेंट्रोमियर के आगे भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है और सेंट्रोमियर के पीछे भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। सेंट्रोमियर के आगे और सेंट्रोमियर के पीछे दोनों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। उसके बारे में लिखेंगे, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फाउंड on both side of centromere which help in cell division। किसमें हेल्प करता है? आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? क्लियर है बात? काइनेटोकोर बस एक रह गया था बेसिक्स में,
उसको भी हमने कवर कर लिया है। क्लियर है बात? अब ज़्यादा छोटा हो गया क्या? क्लियर है? पक्का? अब प्रोफेज के बाद चलते हैं हम किस पर, देखिएगा ये वीडियो में। हाँ, देख लेना ध्यान से, तो उसको फोटो वोटो खींच लेना आराम से, उसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो, सेंट्रोमियर के आगे और सेंट्रोमियर के पीछे दोनों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक डिस्क होती है एक। इस डिस्क का काम होता है कनेक्टिविटी का। ये क्रोमोसोम को ऊपर वाले एंड से और नीचे वाले एंड से कनेक्ट करने में काम करता है। अभी मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना तो और काम आएगा। अभी बस इतना समझो, सेंट्रोमियर के आगे एक डिस्क लगी है और सेंट्रोमियर के पीछे एक डिस्क लगी है। ये दोनों डिस्क हैं, उनको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? आई बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। प्रोफेज हो गया, नाउ कम टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर टू क्रोमोसोम कंप्लीटेड। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। सेकेंड थिंग जो पता होना चाहिए वो ये है, अरेंजमेंट सभी को विजिबल है? थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? सही है ना? अरेंजमेंट ऑफ these chromosomes on equatorial plate। उसके बाद ये जो सारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। अब मेटाफेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। मेटाफेज का सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बनता है आइडियली और हाँ आइडियली और क्लियरली विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व एट दिस स्टेज। तो अगर आपको कभी भी सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम को आइडियली चेक करना है, क्रोमोसोम दिखता कैसा है, तो आप सबसे अच्छी तरीके से क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में देख सकते हैं। अगर कभी भी आपको माइक्रोस्कोप की मदद से चेक करना है कि क्रोमोसोम्स डिवीजन होते समय दिखता कैसा है, तो उसको आइडियली मतलब बिल्कुल क्लियर क्रोमोसोम जैसा हमने बनाया है ना, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा मेटाफेज में। क्लियर है बात? आई बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था। अब मैं बताया था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। तो अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस बनाऊंगा, सेल नहीं बनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी तो हो तो न्यूक्लियस में ही रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है,
जो आपके क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड होते हैं वो सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर तो आप समझते ही होंगे, सेंट्रल पोर्शन को तो इक्वेटर कहते हैं, यस और नो? अर्थ के इक्वेटर को भी तो यही कहते हैं। मेरा थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन आप समझ लेना कि ये मिडिल में बनाया है मैंने, ठीक है? तो मेटाफेज के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे अरेंज हो जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट में। अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं। कहाँ अरेंज हो गए हैं? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो इस स्टेज में आप क्रोमोसोम्स को आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? सेकंड स्टेज क्लियर है? पक्का? तो यहां पर क्या हुआ है, इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या अरेंज हो गए हैं? क्लियर बात? पक्का? इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या अरेंज हो गए हैं? क्रोमोसोम। किसके इक्वेटोरियल प्लेट पे? इक्वेटोरियल प्लेट किसका चाहिए हमें? इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ क्लियर? कोई डाउट? मेटाफेज क्लियर है? बहुत छोटा होगा? कम नहीं हो रहा? नेक्स्ट चलते हैं। इसकी एक फोटो ले लेना आराम से और ड्रॉ कर लेना, ठीक है? बाकी नोट्स मैं भी भेज दूंगा कुछ। अब आ जाते हैं एनाफेज पर। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होता है वो समझो। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स। अच्छा, ये जो वर्ड है ना सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स को आप और डिटेल में पढ़ोगे तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर। सेंट्रियोल्स बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मा के अंदर। इनका काम सेल डिवीजन के टाइम पर ही पड़ता है हमको, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स एट द पोल्स ऑफ न्यूक्लियस टू हेल्प इन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया न्यूक्लियस, ठीक है? अब आप लोगों को पता होगा मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम कहां पर आ गए हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। ये क्रोमोसोम लगे कहां लगे हुए? इक्वेटोरियल प्लेट पे लगे हुए। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाहर ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसी साइटोप्लाज्म में होता है सेंट्रियोल। क्या होता है? तो मैंने क्या कहा, सेंट्रियोल जो होता है ना वो ऐसे डिस्क शेप में होगा ये भी, या फिर सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब ये कहां जाएगा? पोल्स पे जाएगा। कहां जाएगा? एक पोल ये रहा, पढ़े है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक सेंट्रियोल नीचे आ जाएगा, एक सेंट्रियोल ऊपर चला जाएगा। एक सेंट्रियोल कहाँ है? बॉटम के पोल पर, एक सेंट्रियोल ऊपर वाले पोल पर। पहला पॉइंट, किसी को दिक्कत? एनाफेज के दौरान क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रियोल मूव करता है। कहाँ मूव करता है?
अपोजिट पोल्स पर। कहाँ मूव करता है? एक ऊपर वाले पोल पर, एक नीचे वाले पोल पर। ठीक है। सेंट्रियोल सेल के अंदर प्रेजेंट एक सेल स्ट्रक्चर है, मतलब सेल का एक फंक्शनरी है, सेल के फंक्शंस में हेल्प करता है। तो जैसे ही मेटाफेज खत्म होता है ना, एनाफेज शुरू होता है, ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करने के लिए दोनों अपोजिट पोल्स पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, सेंट्रियोल्स मेटाफेज के स्टार्ट होते ही, सॉरी एनाफेज के स्टार्ट होते ही न्यूक्लियस के अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। क्लियर है सभी को? यस और नो? अब करते क्या है ये, वहां से जाके ये फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स एक तरीके के प्रोटीन फाइबर्स हैं। अब मैंने बताया था तुमको कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या नाम था उसका? काइनेटोकोर नाम था उसका। तो ये जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं वो क्रोमोसोम से जुड़ती कैसे हैं? कहां से जुड़ती हैं? काइनेटोकोर से जुड़ती हैं। जैसे तुमने पिक्चरों में देखा होगा, 2 मिनट, पिक्चरों में देखा होगा ना कि तुम लोग रस्सी फेंकते हो तो रेलिंग पे जाके चिपक जाती है, देखिए ना, वो हुक से चिपक जाती है। तो ऐसे ये लोग स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और वो कहाँ अटैच हो जाता है? काइनेटोकोर पर। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले फेंकते हैं, ऐसे ही नीचे वाले फेंकते हैं। अब इतनी बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम both the ends or poles of nucleus which connect chromosomes from the site of काइनेटोकोर। कहां से कनेक्ट करते हैं? क्लियर? आई बात समझ में? अब इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, नहीं रखते हैं आज के लिए। ठीक है, थोड़ा अर्जेंट कहीं जाना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? तीनों फेस, प्रोफेस, मेटाफेस, देन एनाफेस, यहां तक आप पढ़ के आना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कवर करेंगे। ज्यादा नहीं है, बस किताब में दिया है इतना।